Okay, class, we were discussing stakeholder management analysis approach और इसमें हमने डिस्कस किया था भी assessing coalitions, interest and power. So we were discussing about the voting power, political power and economic power of the different stakeholders and their analysis before the break. Next इसमें जो step है that is the stakeholders moral responsibility matrix. नो ये भी एक आपको सैंपल दिया हुआ है इसमें जिसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं लाइक ऑनर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स, पब्लिक सिटीजन एट लार्ज और जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स है वी कैन राइट डाउन देयर। उसके ऊपर जो नेक्स्ट इसका वेरिएबल है वो हमने लिया हुआ नेचर ऑफ फोकल कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी व्हाट आर दी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर दी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकली क्या है, वॉलंटरीली क्या है। तो इसके फॉर एग्जांपल ऑनर्स हैं, अगर ऑनर्स इज योर स्टेक होल्डर्स तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑनर्स के लिए व्हाट आर देयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर देयर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकली आप किसी के साथ बिहेव करेंगे, वॉलंटरीली आप क्या स्टेप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव द गुड रिलेशनशिप विद योर ऑनर्स, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके जो इसमें मेंशन किए हुए हैं उनकी हम एक किस्म का ये मैट्रिक्स ड्रा कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं तो लीगली हमने एम्प्लॉयज़ को किसी कैसे रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने उनको नौकरी से निकालना है तो किसी कैसे निकालेंगे, लीगल उनको नोटिस देंगे, इकोनॉमिकली हम उनको किस तरीके से बेनिफिट देंगे, ठीक है। एथिकली व्हाट आर द डिफरेंट कोड ऑफ एथिक्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, ठीक है। और वॉलंटरली आप क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका एज अ मैनेजर आप क्या कर सकते हैं फॉर द एम्प्लॉयज़। तो ये सारी चीज़ें हम पिन पॉइंट करके इन सब चीज़ों को इस मैट्रिक्स में फिल अप करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें डेवलप द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। नाउ जब ये पूरा एनालिसिस हम कर लेते हैं, ये पूरा मैप कर लेते हैं और ये मैट्रिक्स पूरा बना लेते हैं, देन इट इज़ द टाइम टू डेवलप द स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। कंसीडर वेदर टू अप्रोच ईच स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। आपने जो भी स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू डिसाइड कि आप डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स के साथ अप्रोच करेंगे या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको अप्रोच करवाएंगे या टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू टॉक विद दोज स्टेक होल्डर्स। डिसाइड टू डू नथिंग, मॉनिटर और टेक एन ऑफेंसिव और डिफेंसिव पोजीशन विद इन स्टेक होल्डर। जब ये पूरा एनालिसिस हम कर लेते हैं, उनके स्टेक्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वेदर हमने कोई डिफेंसिव पोजीशन लेनी है या वी शुड बी मोर अग्रेसिव वाइल मॉनिटरिंग दो स्टेक होल्डर्स। कोई अग्रेसिव हमें एक्शन लेना चाहिए या कोई ऑफेंसिव एक्शन लेना चाहिए या डिफेंसिव एक्शन लेना चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं आफ्टर द थोरो एनालिसिस। इसके लिए पूरा डिस्कशन होती है among the different managers. Then decide to accommodate, negotiate, manipulate, resist, avoid or take a wait and see approach. Now ये भी डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज हैं जो हम यूज़ करते हैं अकोमोडेट करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। इसमें एक नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जो बार्गेनिंग टेक्निक्स होती हैं ना, और बार्गेनिंग टेक्निक्स एज अ मैनेजर जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एज अ मैनेजर आपके पास गुड नेगोशिएशन स्किल्स हैं या बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो यू ऑलवेज बी अ गुड मैनेजर इन डीलिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ना आप किसी के से नेगोशिएट करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स भी सिक्योर होते हैं और जो आपका स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी सेटिस्फाई होते हैं। नो दैट इज एन आर्ट, ठीक है। और ये आर्ट जो है एक अच्छे मैनेजर में हमेशा होना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट। मैनिपुलेट अगर आपने करना है सिचुएशन को किसी के से करेंगे, अगर रेजिस्टेंस आती है आपको स्टेक होल्डर्स को उसको किसी के से आपने हैंडल करना है, अवॉइड किसी के से करना है, कन्फ्लिक्ट को किसी के से अवॉइड करना है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई भी एक्शन नहीं लेते और हम उसको वेट एंड सी अप्रोच यूज़ करते हैं कि हम कोई एक्शन नहीं लेते और हम वेट करते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोग्रेस होती है सिचुएशन में तो उसके बाद फिर हम कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली हम कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले रहे होते। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं विच कैन बी टेकन बाय द मैनेजर। देन डिसाइड विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज विल बी वर्क बेस्ट विद ईच स्टेकहोल्डर। हम डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो डिफरेंट टैक्टिक्स बनाते हैं, उनको देखते हैं कि विच टैक्टिक्स और विच स्ट्रेटजी विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स or what the better combination of the different strategies which can be applied to the different stakeholders. ओके इसमें डायग्नोस्टिक टाइपोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स, ये अगेन एक मॉडल है जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है टू डील विद दिस स्टेक होल्डर्स।
इसमें मॉडल में देखें, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हॉरिजॉन्टली जो वेरिएबल है दैट इज द स्टेक होल्डर्स पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशंस। स्टेक होल्डर पोटेंशियल फॉर कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो स्टेक होल्डर कितना ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, ठीक है, उनका क्या पोटेंशियल है या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाउ मच दे विल कोऑपरेट विद योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पोटेंशियल हाई भी हो सकता है, ये पोटेंशियल लो भी हो सकता है। डिफरेंट जो वेरिएबल है जिसको हम इस एनालिसिस में यूज करेंगे दैट इज द स्टेक होल्डर्स पोटेंशियल फॉर थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यानी वो जो स्टेक होल्डर्स हाउ इट कैन बी थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से फ्यूचर में एज अ थ्रेट बन सकता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो दे कैन बी अ सीरियस थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिसको हम सामने रख के हम डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। ना इसमें देखें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं। लेट्स डिस्कस विद टाइप वन। टाइप वन जो स्ट्रेटजी है वो उसको कहते हैं सपोर्टिव स्ट्रेटजी। नाउ सपोर्टिव स्ट्रेटजी में क्या है कि जो स्टेक होल्डर का पोटेंशियल है फॉर द थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लो, ठीक है। यानी वो जो इसमें इस क्वाड्रेंट में वो स्टेक होल्डर्स आएंगे जिसका जो बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो स्टेक होल्डर पोटेंशियल है उनका ज़्यादा है, यानी वो दे आर द चांसेस के ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब वो जाएंगे तो कोऑपरेट करेंगे। तो इनके लिए जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको कहते हैं इन्वॉल्व स्ट्रेटजी, यानी इनको हम अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। इसको हम कहते हैं सपोर्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। उनको सपोर्ट देंगे, इन्वॉल्व करेंगे। Now, क्यों करेंगे? Because they are not threat to the organization and they are their potential for the cooperation with the organization is high. सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें उनका मार्जिनल का नाम दिया हुआ है इन्होंने इस क्वाड्रेंट को। उसमें जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे मॉनिटर। नो मॉनिटर का मतलब ये है कि जो इसमें इस केस में जो वो स्टेक होल्डर्स होंगे जिनका जो थ्रेट है वो लो है टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी दे आर नॉट वेरी मच थ्रेटन टू द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका जो कॉपरेशन का स्टाइल है वो भी लो है, ठीक है। यानी बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर ऑन द लोअर स्केल। तो इनके लिए हम वेट एंड सी वाली पॉलिसी यूज करेंगे कि मॉनिटर करेंगे इनको, इन स्टेक होल्डर्स को। अभी कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे। क्यों एक्शन नहीं लेंगे? क्योंकि इनका थ्रेट लेवल भी कम है और इनका जो कॉपरेशन लेवल भी कम है। तो इनको हम मॉनिटर करेंगे कि फॉर द फ्यूचर सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है फ्यूचर में कि इनका आइदर थ्रेट लेवल बढ़ जाता है या इनका कॉपरेशन लेवल बढ़ जाता है, तो फिर हम इनके लिए डिफरेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी विल नॉट अप्लाई एनी स्ट्रेटजी फॉर देम एंड वी विल जस्ट मॉनिटर देम क्लोजली। इसमें जो थर्ड टाइप है इसमें नॉन सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स आएंगे। और नॉन सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स क्यों हैं? बिकॉज these are the stakeholders whose potential for threat to the organization is high। इनका जो पोटेंशियल है, यानी ये फ्यूचर में थ्रेट हो सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल या डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं, तो ये पोटेंशियल हाई है। और इनका जो कोऑपरेशन लेवल है विद योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लो। उनका जो पोटेंशियल लेवल है वो लो है। इनके लिए जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको हम कहते हैं डिफेंस स्ट्रेटजी, यानी हम चीज़ों को डिफेंड करेंगे। जो जो उनके स्टेक्स हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं दे विल नॉन सपोर्टिव इन नेचर। अगेन नॉन सपोर्टिव क्यों है? क्योंकि उनका थ्रेट लेवल हाई है और इनका कोऑपरेशन लेवल लो है। तो इनके लिए हम डिफेंसिव स्ट्रेटजी यानी बैक फुट पे रह के हम खेलेंगे और इनको इंगेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनके लिए हम कोई अग्रेसिव स्ट्रेटजी या इनके लिए कोई कोलैबोरेटिव और इन्वॉल्व स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। देन टाइप 4 की जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आपके मिक्स्ड ब्लेसिंग आती है, यानी इनका थ्रेट भी हाई होगा टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी जो कॉपरेशन लेवल है वो भी हाई है। इनके लिए भी अगेन हम कोलैबोरेट करेंगे, इनके साथ कॉपरेशन के साथ काम करेंगे और इनको कोशिश करेंगे कि वो थ्रेट की तरफ ना जाएं और वो ज़्यादा कॉपरेशन की तरफ जाएं। और इनको इनके साथ जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पे हम काम करें। तो ये एक किस्म का मॉडल बनाया हुआ है कि हाउ वी कैन हैव द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। जी क्लास, ये मॉडल क्लियर हुआ? अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस इट फर्दर। Yes, sir. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस मॉडल? ओके, इसको पढ़ना है आपने पूरा वीक है। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो जो इनिशियल हमारा टाइम होता है ना लेक्चर का उसमें आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस।
Okay, monitor shifting coalitions. Use the metric from 6 to routinely monitor the progress and evolution of issues and actions by the stakeholders. Do they move from marginal to non-supportive or from supportive to marginal? Now, इसमें हम कहते हैं कि हम shifting को monitor कर रहे होते हैं, जो आपकी coalitions हैं, जो different stakeholders हैं, कि जिस अभी हमने last slide में different quadrants पढ़े हैं कि for example marginal जो stakeholders हैं, उनको हम closely monitor करते हैं कि वो shift तो नहीं हो रहे। अगर वो इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, पहले वाली टाइप में शिफ्ट हो जाते हैं या टाइप 3 में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी है कि हम उनके जो मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द मार्जिनल टू द नॉन सपोर्टिव एंड फ्रॉम सपोर्टिव टू द मार्जिनल। इनको मॉनिटर करते हैं इनकी इस मूवमेंट को, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी हम अपनी रीडिफाइन करते हैं। No, the ADR continuum again ये एक अदर अप्रोच है जो यूज होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग. Now, who limits the range of options and remedies available to the parties or a third party neutral? Is the outcome of the product of the parties mutual assent or it is imposed on them by a third party neutral? ओके क्लास, ये हम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, बाकी लोग किधर हैं? सर कुछ पता नहीं, ग्रुप में भी मैं मैसेज किया कि लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया स्टूडेंट के ओके हवाले से। वही कह रहे थे कि पता नहीं कोई क्विज है तो उस वजह से। ओके फरत, आप इन्हें ऐसा करना है कि मुझे जो है ना अभी आज की अटेंडेंस आपके पास पूरी लिस्ट जो है ना एक्सेल में, जी जी आज की अटेंडेंस जिन लोगों ने लाइव सेशन लिया है वो मुझे सेंड कर देनी है। सर टोटल है ही 5 लड़के, सिर्फ एक सैफ है, अजहर और मैं, बस बस 5 वो आप लड़के हैं बाकी सिर्फ। बाकी लोगों की एब्सेंट लगाएं उसी लिस्ट में, जो 5 लोग हैं उनकी प्रेजेंट लगाएं और मुझे सेंड कर दें, मैं फिर शेयर कर दूंगा और आज के मार्क्स जो है क्विज के वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जी सही है सर। ठीक है, आप मुझे 1 घंटे तक जो है ना ये मैसेज वो ऐसा वो कर दें, व्हाट्सएप बेशक कर दें इनकी जो आज की वो है अटेंडेंस। जी मैं कर देता हूँ सर। सर पूरी एक्सेल शीट सेंड कर दूं? जी पूरी एक्सेल शीट आप मुझे आज की डेट डाल के ना ऊपर, जी जी और उसमें ठीक है। लिख देना लाइव सेशन है। या सिर्फ स्टूडेंट के नाम सेंड कर दूं तो जो प्रेजेंट है? नहीं, पूरी एक्सेल शीट में आप उनके नाम के आगे प्रेजेंट लिखें, जो जो प्रेजेंट है, जी ठीक। सबकी एब्सेंट ठीक है लगाएं सर। और मुझे सेंड करें। जी मैं कर देता ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर स्लाइड नंबर 14 में जो पहला पॉइंट है सर, वो आप मुझे जरा बता दें सर। ये ना 14 दिस स्लाइड नंबर 14। स्लाइड नंबर 14 जी, ये develop the specific strategies and tactics. Now consider whether to approach each stakeholder directly or indirectly. ये वाला पॉइंट बता रहे हैं आप। यस सर। ओके, इसमें ये होता है कि बाद दफ़ा कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। लाइक अगर स्टॉक होल्डर्स हैं या जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब एज अ मैनेजर आप काम कर रहे हैं और आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अप्रोच डायरेक्टली टू योर स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। तो उसमें लिए आप क्या करते हैं कि अपने हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उनके थ्रू उनके साथ बातचीत करते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए डायरेक्ट अप्रोच हमारे पास नहीं होती। लाइक गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट को अप्रोच करना है तो हो सकता है एज अ मैनेजर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते, आप हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करेंगे या किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू कन्वे योर मैसेज टू दी गवर्नमेंट। तो ये इस बारे में लिखा हुआ है कि यू हैव टू कंसीडर के वेदर उनको आपने डायरेक्टली अप्रोच करना है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, या उनको इनडायरेक्टली अप्रोच करना है थ्रू सम थर्ड पार्टी और थ्रू योर टॉप मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं कि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप आउटसाइड दी कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोग होते हैं उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस सेंस कि यू हैव टू एनालाइज इट कि वेदर यू शुड अप्रोच दी स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है सर, थैंक यू, समझ आ गया सर। ओके क्लास, अभी फिर आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं।
ये वीडियोस मैं आपको इसकी रिगार्डिंग जो है शेयर कर दूंगा। और अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो ग्रेडिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू से लेकर चलेंगे तो आपके अच्छी ग्रेड्स असाइनमेंट्स पर। ठीक है, यस सर। ओके जी, टेक केयर, ख्याल रखें आप लोग अपना। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। हाफिज।